Hello everyone. In today's video, we will talk about epilepsy. एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। ये न्यूरो सब्जेक्ट के अंदर आती है, न्यूरोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर ये टॉपिक है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का अगर आप हिंदी में समझें तो होता है दौरे पड़ना, जो दौरे पड़ते हैं ना वो होते हैं एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स which are sudden burst of electrical activity in the brain that temporarily affect how it works। तो जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, रिकरेंट सीजर्स आते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में सीजर्स या दौरे पड़ते हैं, ठीक है, लाइक मिर्गी के दौरे। विच आर सडन बर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, मतलब हमारी ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का बर्स्ट हो जाना, कोई टेम्पररी इफेक्ट आ जाना, ठीक है। इटियोलॉजी की बात करें, कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ जो हैं, कारण किस कारण होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल कारण की बात करें, स्ट्रक्चरल कॉजेज़ की बात करें तो ब्रेन इंजरी, ब्रेन में कोई इंजरी हो गई हो। इंजरी कैसे हुई होगी, कोई ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी कि कोई चोट लगना, कोई एक्सीडेंट में ब्रेन इंजरी हुई हो, ठीक है, या फिर ऊपर से आप किसी हाइट पे से ऊपर से गिर गए हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग के ऊपर से गिर गए आप, तो वहाँ पे आपकी ब्रेन इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो उस कंडीशन में भी एपिलेप्सी देखने को मिलती है। या किसी सर्जरी के कारण ब्रेन इंजरी हो गई हो। स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं कि ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण ब्रेन के टिश्यूज़ और सेल्स की डेथ होने लगती है, तो उसके वो भी एक रीज़न हो सकता है एपिलेप्सी का। ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, ट्यूमर कैंसर से पहले वाली स्टेज होती है, कोई गांठ हो, कोई ट्यूमर हो, ठीक है, तो तब भी एपिलेप्सी चांसेस होते हैं। कंजेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशंस बाय बर्थ, कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, ब्रेन में कोई ना कोई मालफॉर्मेशन हो, प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ हो, कुछ ना कुछ डिसफंक्शन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलते हैं। ये थे स्ट्रक्चरल कॉजेज़। बात करें हम जेनेटिक्स की, जेनेटिकल कॉजेज़ की, तो वो इनहेरिटेड कंडीशन होगी लाइक ड्रेविड सिंड्रोम, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी चल के कोई कंडीशन आ रही है, लाइक पेरेंट्स में थी और अब बच्चे में आ गई है, ठीक है। तीसरा कॉज है इन्फेक्शियस कॉज, किसी इन्फेक्शन के कारण। फॉर एग्जांपल कैसा इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, न्यूरोसिस्टेरोसिरोसिस, ठीक है। तो मेनिंजिस जो होती है, ब्रेन की कवरिंग होती है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो, या ब्रेन टिश्यू में कोई, ब्रेन के टिश्यूज़ या ब्रेन के सेल्स में कुछ ना कुछ डिसफंक्शन हो गया हो, तो उन कंडीशन में भी हमें एपिलेप्सी देखने को मिलती है। ये हमारे इन्फेक्शियस कारण थे। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक कॉजेज़ की। हाइपोग्लाइसीमिया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस, तो ये हमारे मेटाबॉलिक कॉजेज थे। अननोन कॉज की बात करें, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक, कि इसका कारण हमें नहीं पता है, कि नॉन आइडेंटिफाइबल कॉज, इसका कारण नहीं पता है, पॉसिबली जेनेटिकल ही होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स, कि इसको किस किस तरह के सीजर्स होते हैं। फोकल ऑनसेट, पहला नंबर है फोकल ऑनसेट। अवेयर और इम्पेयर्ड अवेयरनेस, मोटर मतलब मूवमेंट, जर्किंग ऑटोमेटिज्म्स, और नॉन मोटर सेंसरी और इमोशनल, मतलब दो तरीके के होते हैं फोकल ऑनसेट में भी, मोटर और नॉन मोटर। मोटर में जर्की मूवमेंट्स आएंगे बॉडी में, ठीक है, जर्की इन द सेंस रिपीटेटिव, एक झटके वाले मूवमेंट्स, ठीक है। सेंसरी और इमोशनल होंगे हमारे नॉन मोटर। मे प्रोग्रेस टू बायलेटरल टोनिक क्लोनिक, मतलब दोनों साइड में या पूरी बॉडी, दोनों साइड, बायलेटरल का मतलब होता है दोनों साइड में, ठीक है। यूनिलेटरल एक साइड, बायलेटरल दोनों साइड की मसल्स की जो टोन होगी वो अफेक्ट होगी। जनरलाइज्ड ऑनसेट की बात करें तो उसमें मोटर मूवमेंट क्या होंगे, टॉनिक क्लोनिक होंगे, एटोनिक होंगे या मायोक्लोनिक होंगे। नॉन मोटर की बात करें तो सीजर्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। अननोन ऑनसेट की बात करें तो ओफन अनऑब्जर्व्ड एट नाइट, रात में जो दौरे पड़ते हैं वो अननोन ऑनसेट वाले हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं एपिलेप्सी के, तो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब एक तरीके से होश में रहना, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बेहोश हो जाना, तो एकदम से इंसान अपना कॉन्शियस, एक अपना रिस्पॉन्स वगैरह सब खो देता है, वो होश में नहीं रहता, होश आवाज़ में नहीं रहता एक तरीके से, ठीक है। जर्किंग ऑफ लिम्स, मतलब बॉडी के जो हाथ पैर हैं, जो लिम्स हैं, उनमें जर्की मूवमेंट देखने को मिलता है, रिपीटेटिव मूवमेंट, कोई रिपीटेटिव मूवमेंट देखने को मिलता है लिम्स का। फ्रोदिंग एट द माउथ, फ्रोदिंग एट द माउथ मतलब मुंह जो होगा वो कैसा होगा, टाइट कर लेता है वो एक तरीके से,
ऐसे दांतों को टाइट कर लेगा, माउथ को टाइट कर लेगा, फ्रॉदिंग कर लेगा, ठीक है। टेम्पररी कन्फ्यूजन और ब्लैंक स्टेयरिंग, टेम्पररी टाइम के लिए उसको कन्फ्यूजन भी रहेगा और ब्लैंकली एक किसी को घूरता रहेगा, मतलब वो अननेसेसरी घूरना, स्टेयरिंग मतलब घूरना, ठीक है। स्टिफनेस और लिम्पनेस, बॉडी में स्टिफनेस या टाइटनेस होने के चांसेस रहेंगे और लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, सीजर्स के टाइम पे अगर उसका यूरिन वगैरह पास आउट हो जाता है, उसका अपने यूरिन पे या ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी। अब बात करते हैं इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। एपिलेप्सी में एज सच हमें, जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है। तो फिजियोथेरेपी इज़ नॉट एम्ड एट प्रिवेंटिंग सीजर्स डायरेक्टली बट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फिजिकल रिहेबिलिटेशन, सेफ्टी, फंक्शनल इंडिपेंडेंस एंड साइकोसोशल वेलबींग। तो फिजियोथेरेपी का ये नहीं है कि उसके सीजर्स ख़त्म कर देगा फिजियोथेरेपिस्ट या उसके दौरे आने बंद हो जाएंगे, वो चीज़ वो नहीं प्रिवेंट कर सकता है, बट वो क्या करेगा, उसकी फिजिकल रिहेबिलिटेशन पे वर्क करेगा, उसकी सेफ्टी पे वर्क करेगा, फंक्शनल इंडिपेंडेंस पे काम करेगा कि वो दूसरे पे अगर डिपेंड हो रहा है तो उसको खुद कैसे अपने सारे काम खुद से करने हैं उस चीज़ पे, और उसको साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करेगा। बात करते हैं एक्यूट स्टेज मैनेजमेंट की, कि पोस्ट सीजर, सीजर जस्ट पड़ने से पहले जो स्टेज होती है वो होती है पोस्ट सीजर। पेशेंट्स में प्रेजेंट विद फैटीग, मसल सोरनेस और वीकनेस, जो पेशेंट आएगा वो आएगा मसल में फैटीग होगी, सोरनेस होगी और वीकनेस होगी। तो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होगा, उसकी अर्ली मोबिलाइजेशन करानी, प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करना, रेस्पिरेटरी केयर करना इफ़ नीडेड, मेंटेन रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना। अब बात करें अगर सब एक्यूट या क्रोनिक स्टेज की, तो उसमें क्या करेंगे, न्यूरोमस्कुलर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलेगा फॉर द पेशेंट्स विद हेमीपेरेसिस, एटेक्सिया, डिस्टोनिया। अब जैसे आपने पढ़ा था कि इसके कारण होता है कि स्ट्रोक के कारण एपिलेप्सी हो रही है या ब्रेन इंजरी के कारण एपिलेप्सी हो रही है, तो जो एक कोज था उसके कारण भी तो बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं। अगर स्ट्रोक का हुआ है तो हेमीप्लीजिया वाला पेशेंट होगा, ठीक है। तो आप उसके सीजर्स पे वर्क ना करके आप उसके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, साइकोलॉजिकली उसको समझाएंगे, प्लस उसकी जो बॉडी के मोटर मूवमेंट लॉस हुए हैं, मसल वीक हुई है, उस पर आप काम करेंगे। कॉमन इन एपिलेप्सी विद सेरिब्रल पाल्सी और पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी, वही बात कही गई है इसमें। टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, PNF टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है जो नर्व्स और मसल्स को फैसिलिटेट करती है। न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक होती है, NDT या बोबार्ट टेक्निक कहते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ वीक मसल्स, जो मसल्स वीक हो गई हैं बॉडी में उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग कराएंगे, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग एक तरीके से, कि उसका माइंड सेट पूरा कोऑर्डिनेट करना है, एक तरीके से बॉडी के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना है। गेट एंड बैलेंस ट्रेनिंग, वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेज फॉर बैलेंस कंट्रोल, ट्रेडमिल और ओवरग्राउंड गेट ट्रेनिंग, यूज़ ऑफ पैरेलल बार्स, वॉकर्स, ऑर्थोसिस, मतलब सपोर्टिव तरीके से उसको बैलेंस करना सिखाना है, चलना सिखाना है कि उसका जो गेट पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो गया हो। बाकी डिपेंड करेगा उसके सिम्टम्स पे या उसकी कंडीशन पे, ट्रीटमेंट उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है हर कोई पेशेंट आपको लॉस ऑफ मूवमेंट वाला ही मिले, ठीक है, या लॉस ऑफ सेंसेस वाला, कि बॉडी का शायद कोई एक पार्ट पे ही कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रही होगी, तो आपको उसी पे वर्क करना है। ये आपका ओवरऑल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है कि आपका कोई भी बॉडी का ऑर्गन पार्ट इफ अफेक्टेड होगा तो उसमें आप क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। फंक्शनल ट्रेनिंग की बात करें तो उसकी जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ थी उसको आपको रीट्रेन करना है, री एजुकेट करना है। ट्रांसफ़र ट्रेनिंग सिखानी है कि बेड से व्हील चेयर पर कैसे आना है, सेल्फ केयर टास्क देने हैं उसको, यूज़ ऑफ एडेप्टिव टूल्स इफ़ नीडेड, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू इम्प्रूव इंडिपेंडेंस, फॉल प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, उसको फॉल प्रिवेंशन सिखाना है कि अगर सीजर्स पड़ते भी हैं या किस कारण सीजर्स पड़ रहे हैं, उसका कॉज क्या है, तो उसमें आपका बैलेंस और ये सब तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा। अगर वो हो रहा है तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसके सेफ्टी के टिप्स देने हैं आपको बेसिकली। फॉल्स आर कॉमन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सीजर्स, सीजर्स के दौरान, दौरे पड़ने के दौरान और बाद में पेशेंट के गिरने के चांसेस हो जाता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है। ट्रेनिंग ऑन सेफ ट्रांसफर्स एंड फ्लोर मोबिलिटी, होम मॉडिफिकेशन, ग्रैब बार्स, नॉन स्लिप मैट्स, केयर गिवर एजुकेशन, ये सब चीज़ें आप
पेशेंट को समझाएंगे, सिखाएंगे और उसका मॉडिफिकेशन करेंगे उसकी चीज़ों में, कि अगर कुछ मैट वगैरह ऐसे हैं जो स्लिपरी है तो उसको उसको क्या कहते हैं, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स, स्ट्रेस एंड फैटीग आर कॉमन सीजर ट्रिगर्स। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन PMR कहते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, गाइडेड इमेजरी, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कराएंगे पेशेंट को। मेडिटेशन वगैरह पे कंसंट्रेट करने के लिए बोलेंगे, 10 मिनट सुबह ज़रूर मेडिटेट करें ताकि उसका माइंड रिलैक्स रहे। कंट्रोल्ड योगा, शवासन, अनुलोम विलोम, ये सब चीज़ें आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आपको ये करनी है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी इन एपिलेप्सी की बात करें कि बच्चों में क्या फिजियोथेरेपी कराएंगे, कैसे कराएंगे। चिल्ड्रन में शो डेवलपमेंटल डिलेज, हाइपोटोनिया और स्पास्टिसिटी, मतलब बॉडी में स्पास्टिसिटी होगी, टाइटनेस होगी, मसल में जो होगी टोन जो होगी वो डिक्रीज होगी। और इसका गोल क्या रहेगा, इनहेंस मोटर माइलस्टोन्स, नॉर्मलाइज टोन, मसल टोन को नॉर्मल करना, ठीक है। उसके जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे, मोटर माइलस्टोन थे, उनको इनहेंस करना, इम्प्रूव करना। बैलेंस और सेंसरी इंटीग्रेशन को भी इम्प्रूव करना। प्रमोट सोशल पार्टिसिपेशन, उसको सोशली पार्टिसिपेट करने के लिए भी प्रमोट करना है, इनकरेज करना है। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज़ में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जनरली अवॉइडेड इन अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी। अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी में हम मोडेलिटीज़ को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, टेंस IFT वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं पे पेनफुल है या कुछ भी आपको लगाने की नीड है तो उसको सावधानी से लगाना है फिर, ठीक है। कैन बी यूज, टेंस और IFT कैन बी यूज कॉशियसली फॉर पेन अवे फ्रॉम हेड और नेक रीजन, और हेड और नेक रीजन से दूर रख के आपको लगानी है और सुपरविजन अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही मशीन की या मोडेलिटी का यूज़ करना है। बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन की, कोलैबोरेट विद न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। इसमें खाली एक फिजियोथेरेपिस्ट ही काम नहीं करता है कंडीशन में, एक टीम होती है प्रॉपर जिसमें आपका न्यूरोलॉजिस्ट भी कोलैबोरेट करता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है, स्पीच थेरेपिस्ट भी होता है। तो ये सारे मिलके तब उसका ट्रीटमेंट प्रोग्राम सेट करते हैं और सब लोग अपने अपने लेवल पे उसको ट्रीट करते हैं। एनकरेज कंप्लायंस विद मेडिकेशंस, दवाइयाँ चलती हैं, मेडिकेशंस चलती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स एंड सोशल थेरेपी, सपोर्टिव जो भी आप थेरेपी दे सकते हैं वो आप देंगे। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, ऑलवेज कीप द पेशेंट सुपरवाइज्ड ड्यूरिंग थेरेपी। थेरेपी के टाइम पे हमेशा उसको ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में रखना है। अवॉइड फ्लिकरिंग लाइट्स, लाउड नॉइजेज एंड सडन वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, जो लाइट ऐसे ब्लिंक करती रहती है, फ्लिकर करती रहती है, उनको अवॉइड करना है। बहुत तेज नॉइज़ है कहीं पे, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। इन चीज़ों को अवॉइड करना है, इनसे एग्रीवेट होने के चांसेस होते हैं सिम्टम्स पेशेंट के, तो इनको अवॉइड करना है। मेंटेन emergency protocols, place patient on the side if a seizure occurs, clear the area, do not restrain the person or insert objects in the mouth, ठीक है। seek medical help if the seizure last for more than 5 minutes, अगर 5 मिनट से ज़्यादा सीजर्स रहते हैं तो आपको मेडिकल इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा नीड है। सो ये था हमारी एपिलेप्सी के बारे में, ठीक है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि क्या होता है, और नहीं भी आया तो आप कुछ ना कुछ अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।